नमस्कार, मैं स्नेहिल सराफ और आप सभी का स्वागत है टुटेजा एकेडमी की टॉपर्स टॉक में, जहां हम आपकी बात कराते हैं सीरीज़ में खास उन लोगों से जिन्होंने टॉप किया है या फिर सीजीपीएससी में एक अलग आयाम हासिल किया है। लगातार जिस तरीके से अब ट्यूटोरियल्स नए नए कीर्तिमान रचता जा रहा है, यहाँ से टॉपर्स निकलते जा रहे हैं, उन टॉपर से आपकी बात कराते हैं और उनसे आपको बताते हैं कि उनका सक्सेस मंत्र क्या रहा था। आज हमारे साथ है आशुतोष कुमार देवांगन। आशुतोष, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जिस तरीके से आपने एक नया मुकाम हासिल किया है, जिस तरीके से सेकंड अटैम्प्ट था आपका ये, उसमें आपने जिस तरीके से मुकाम हासिल किया है, उसमें से सबसे पहला सवाल जो एक्सपीरियंस हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपको सुनते हैं या इस इंटरव्यू से जो आपसे कुछ सीखेंगे, क्योंकि हज़ारों ऐसे लोग होते हैं जो यूट्यूब पर इंटरव्यू देख के एक इंस्पिरेशन मान लेते हैं, तो उनके लिए सबसे पहला सवाल ये है कि आशुतोष जी, लाखों ऐसे लोग होते हैं जो तैयारी करते हैं, जो एक लिमिट तक तैयारी करते हैं। कई लोग 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट फाइनल अटैम्प्ट तक पहुंचते हैं, मगर एक लिमिट होता है कि एक इंसान के सोचने की क्षमता होती है, उसके बाद वो क्षमता काम कर जाती, ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा टॉपर्स में ऐसा क्या अलग हो जाता है, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रेस्पिंग पावर बढ़ा देती है कि वो एक लेवल के बाद भी सोचना चालू करते हैं, या उनका मोटिवेशन उसके बाद भी कम नहीं होता? थैंक यू सर। टुटेजा एकेडमी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे सक्सेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। रही बात सर, आपने जो पूछा है, मैं डायरेक्टली उस पॉइंट पे आना चाहूँगा कि पीएससी का तो सर मैंने फुल फॉर्म अपने से बना लिया है। P फॉर पेशेंटली, S फॉर स्टडी एंड C फॉर कंटिन्यूसली। तो पेशेंटली स्टडी कंटिन्यूसली आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा ही। ये एग्ज़ाम आपका इंटेलिजेंस तो चेक नहीं करता है, बस आपका जो पर्सनैलिटी है, टेम्परामेंट है, पेशेंस, डिटर्मिनेशन है, यही सब चेक करता है। तो 1 बार 2 बार 3 बार अगर हम अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें और पूरी ताकत के साथ अपने तैयारियों में जुट जाना चाहिए और जो भी कमियां रह गई हैं उन्हें एनालिसिस करके उसे ओवरकम करना है, ताकि हम लोग अगले बार बेटर परफॉर्मेंस करके पोस्ट ले ही लें। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, या जो एस्पिरेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि पहली बार जो स्टार्ट करना चाहता है इसकी पढ़ाई, या फिर कोई सोचता है लोग, क्योंकि लोग को सोचने में ही कई महीने बीत जाते हैं, कोई लोग साल बिता देते हैं सोचते सोचते कि मुझे पढ़ाई करनी है। तो ऐसे में अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है इसकी पढ़ाई, तो सीजीपीएससी की पढ़ाई के लिए सबसे पहला स्टेप आपके हिसाब से उसे कौन सा लेना चाहिए, या ऐसा कौन सा डिसीज़न है जो उसे लेना चाहिए जो उसे सही डायरेक्शन में गाइड कर सके? ना सिर्फ सीजीपीएससी सर, अगर आप अपने लाइफ में कोई भी कैरियर या कोई भी डिसीज़न लेते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डिसीज़न आप लेना चाह रहे हैं उस फील्ड के जो पहले से जो वेटरन्स हैं, जो लोग हैं, जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या पहले से बने हुए ऑफिसर्स हैं, उनसे बात करनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप उनसे पूछना चाहिए कि जॉब कैसा है, इसमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ये सब एनालिसिस करके हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसका डिसीज़न लेना चाहिए। देन अगर जब आपने डिसीज़न ले लिया है तो सर इससे ये एक ऐसा डिसीज़न है कि आप इसमें पीछे जाएंगे तो सर आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक बार आपने डिसीज़न ले लिया तो जब तक कि आप उस अचीवमेंट को हासिल नहीं कर लेते हैं, उस पोस्ट को हासिल नहीं कर लेते हैं, हमें कंटिन्यूसली प्रयासरत रहना चाहिए। एक होता है कि लोग सोचते हैं कि मुझे इस पोस्ट को हासिल करना है या इस मुकाम तक जाना है। आपने डिप्टी कलेक्टर का जो मुकाम है वो हासिल किया है, आपने पहले से ये तय किया हुआ था कि इस मुकाम को मैं हासिल करूँगा? जी सर, मैं जॉब में था तो उस समय सर हम लोग कैंपस प्लेसमेंट के बाद हम जॉब में चले गए। तो मैं माइनिंग इंजीनियर हूँ, तो माइंस के लिए एक जन सुनवाई होती है, पब्लिक हियरिंग। उसमें जितने भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल्स हैं वो आते हैं। उनके सिक्योरिटी देखने के लिए एक डीएसपी मैडम थी, गरिमा उपाध्याय मैम। उनको देख के मुझे पहली बार लगा कि हाँ, मुझे भी इस फील्ड में आना चाहिए। फिर मैंने उनसे तो बात नहीं की डर के कारण कि वो पुलिस में है। फिर मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उनसे इंस्पिरेशन लिया, गाइडेंस लिया कि क्या होता है, कैसी डाइवर्सिटी है। तब मैंने कुछ महीनों में मैं डिसाइड कर लिया था कि मुझे जाना तो इसी फील्ड में है। फिर मैंने अपनी तैयारी जारी रखी। वहाँ पे अच्छे से नहीं हो पा रहा था, जितना समय मिल पाता था मैं पढ़ने की कोशिश करता था। अंततः मैंने फिर वहाँ से स्विच मार के, मतलब रिज़ाइन करके इस फील्ड में एंटर किया सर। इस फील्ड में आने के बाद पहले ही प्राथमिकता डिप्टी कलेक्टर ही थी आपके लिए, या कोई और पोस्ट भी था ऐसा जो आपने सोचा कि अगर ये नहीं मिला तो इस पोस्ट पे जॉब करूँगा? नहीं सर, मैंने पहले से सोच लिया था और रुकूंगा तो मैं डिप्टी कलेक्टर हासिल करके ही, उसके नीचे का जो भी मिलेगा तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम फिर से प्रयासरत रहूँगा। लेकिन डिप्टी कलेक्टर मेरा सीजीपीएससी का अल्टीमेट गोल होगा।
अगर सिलेबस की बात करें, जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर सिलेबस को लेकर परेशान रहते हैं, क्योंकि सिलेबस तो एक ही रहता है मगर अलग अलग जगहों पर उसे अलग अलग तरीके से रख दिया जाता है, बुक्स में अलग तरीके से कई बार पेश कर दिया जाता है। कई लोग सिलेबस को तोड़ देते हैं ज़्यादा ताकि आसान हो, मगर वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए। ये एक सबसे बड़ी परेशानी रहती है स्टूडेंट्स की, जो एक इनिशियल स्टेज पे शुरुआत करता है। सिलेबस की अगर बात करें तो आपके हिसाब से सिलेबस को किस तरीके से स्टडी करना चाहिए? देखिए सर, CGPSC बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और फैक्चुअल टाइप का एग्ज़ाम है। आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस ना ही प्री में पूछता है ना ही मेंस में पूछता है, तो हमें इसके लिए घबराना नहीं चाहिए और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए सिलेबस से। मैं पर्सनली बताता हूँ सर कि वो जो सिलेबस जो CGPSC के नोटिफिकेशन में रहता है वो बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ होता है, तो मैं उसको टिक करने में जब जाता था एक बार दो बार, तो वो फिर ना वो कुछ दिखता नहीं था, कचरा सा हो जाता था। तो मैंने पूरा सिलेबस खुद ही टाइप कर लिया अपने हिसाब से, जो मेरे लिए कन्वीनियंट हो। मेरे पास रखा हुआ है PDF और मैंने उसे प्रिंट करवाया, जिसमें बहुत स्पेस था, कुछ मुझे लिखना है, नोट्स लिखना है, तो मैं वहीं पे ही कर लेता था। और सिर्फ वही सिलेबस कोई एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड मैंने वो लिखा, बस लिखने का तरीका मेरा अलग था। वो लाइन बाय लाइन लिखे रहता था, मैंने पॉइंट बाय पॉइंट नीचे लिखा। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं अपने स्टडी को करता था। और डेफिनेटली आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, आपका 95% से ज़्यादा क्वेश्चन मेंस में भी उससे ही आने हैं। 5% जो एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन जो आते हैं इधर उधर से, वो आप मतलब आपके बेसिक जीके, आपके बैकग्राउंड और आप जो इधर उधर से जो नॉलेज लिए रहते हैं यूट्यूब वगैरह से या गूगल से, वो वहाँ पे डेफिनेटली वर्क कर जाते हैं। पूरे सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बजट। जी सर। ये जो टॉपिक होता है ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, जी सर। क्योंकि इसके लिए कहाँ से मटेरियल लिया जाए, कहाँ से डेटा लिया जाए, ये सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है एक्सपीरियंस के लिए। तो कहीं ना कहीं जो बजट का सवाल है वो आप तक भी पहुंचा होगा, और जब आपने तैयारी की होगी तब ये कन्फ्यूज़न रहा होगा। इस कन्फ्यूज़न को आपने दूर कैसे किया और कहाँ से आपने इसकी पढ़ाई की थी? सबसे पहले सर, जैसे कि प्री के पहले हमारे एकेडमिक का सर जो करंट अफेयर्स का बुक आता है उसमें बजट का छोटा सा सेक्शन दिया होता है, मैं उसे ही पढ़ लेता था। उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेटाज हैं, कोई कितने एक्सपेंडिचर हैं, फिजिकल डेफिसिट वगैरह है, वो मैं मार्क कर लेता था और मैं वहाँ से कर लेता था। और जो डेटा उसमें नहीं मिल पाता था तो मैं जो भी उस डेटा से रिलेवेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे RBI का रेपो रेट वगैरह मुझे देखना है, तो मैं RBI के वेबसाइट से ही देख के उसे नोट कर लेता था। और जो मेरा स्टडी टेबल था उसके सामने जो वॉल है वहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर देता था, ताकि पढ़ते और टाइम पास करते भी, कुछ करते हुए भी मेरा नज़र उसमें पड़े और मैं दिमाग में उसे रिकॉल करके रखा रहूँ। अक्सर ये होता है कि बजट, जैसे आपने बताया कि आप डेटा वेबसाइट से रेफ़र करते थे बाकी, पर जो लोग कहीं ज्वाइन नहीं करते कोचिंग या सेल्फ स्टडी करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग जॉब रहता है कि भाई मुझे इसकी जानकारी ही कहाँ से मिलेगी। तो एक चीज़ रहती है, तो उनके लिए क्या आपका सजेशन है? सर, जो कोचिंग वगैरह नहीं करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि ये अकेले क्रैक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये एग्ज़ाम। लेकिन अगर 3-4 एक अच्छा ग्रुप बन जाए 3-4 लोगों का जो सच में डिटरमिन्ड है पोस्ट हासिल करने के लिए, तो डेफिनेटली आप डिस्कस करते रहेंगे। और भी पढ़ने के लिए तो उन 3-4 सर्कल को आप रखिए, लेकिन आपके और भी जो जान पहचान के जो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनसे भी रेगुलरली बात करते रहिए कि ये मटेरियल कहाँ से मिला, इसके लिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो आपको नया नया नॉलेज, आपका जो नॉलेज और जो तैयारी का जो दायरा है वो बढ़ता जाएगा। तो इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा और वहाँ से आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एक बात हमेशा आती है, हिंदी और इंग्लिश, जी सर, जो लैंग्वेज मीडियम है वो काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहता जी है। सर। अगर UPSC की बात करें तो वहाँ इंग्लिश के लिए स्टडी मटेरियल आसानी से मिल जाते हैं, मगर वहीं अगर छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो CGPSC के लिए इंग्लिश के स्टडी मटेरियल मिलना काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंजिंग जॉब रहता है कि नहीं मिल पाया, आप उसको खोज रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो आप खुद उसी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, तो किस तरीके से आपने इस चीज़ को देखा? मैंने भी इंग्लिश में ही देना प्रेफर किया क्योंकि मेरा स्कूलिंग इंग्लिश में हुआ था और मैं उसमें कंफर्टेबल था। इंग्लिश के लिए थोड़ा चैलेंजिंग तो है कि इजीली आपको रेडीमेड मटेरियल तो नहीं मिलते CGPSC के लिए। फिर मैंने जैसा बताया सर, फ्रेंड सर्कल ही आपको हेल्प करेगा। मेरा एक क्लासमेट था इसी एकेडमी का, अज़हर खान, उसने मुझे बहुत हद तक हेल्प किया कि मैं नोट्स बनाऊँ। मैंने भी अपने नोट्स से शेयर किए, उसने भी मुझे शेयर किया, और भी मेरा जो सर्कल था उन लोगों को मैं शेयर करता था। और ये जो बुक्स रखे हुए हैं मोस्टली मेरे नोट्स इन्हीं बुक्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन ही है, मैं इन्हीं को ट्रांसलेट करके पढ़ लेता था, तो मेरा काम बन जाता था सर। तो मतलब आपने सारी बुक्स को पहले इंग्लिश ट्रांसलेट किया, जहाँ दिक्कतें आई फिर उसके बाद आपने उसे पढ़ाई शुरू की? जी जी सर। तो अक्सर ये होता है कि जो इंग्लिश मीडियम से रहते हैं उन्हें स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाए या कुछ नहीं मिल पाए, तो उनके लिए ऑनलाइन स्टडी मटेरियल किस तरीके से अवेलेबल रहेगा? ऑनलाइन स्टडी मटेरियल सर, अभी लास्ट ईयर जब कोविड था
तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ने ऑनलाइन क्लासेस लेना चालू किया। तो वही एक स्टडी मटेरियल जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ही हैं, और बाकी सारी बुक्स जो हैं, जो प्रिंटेड मटेरियल हैं, वो सारे बुक डिपो में यहाँ रायपुर में और बिलासपुर में और कहीं भी जगह पे आसानी से उपलब्ध हैं। तो स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा उन्हें रेफ़र करें, जो स्टैंडर्ड बुक है उन्हें ज़रूर रेफ़र करें। बहुत ज़्यादा मटेरियल आप ना लें, 1-2 स्टैंडर्ड बुक रखें, उससे ही रेफ़र करते रहें। और कई बार ऐसा होता है सर कि जैसे किसी बुक में एक टॉपिक अच्छा नहीं दिया या हमको नहीं समझ में आ रहा, तो हम उस टॉपिक के लिए ना पूरी एक नई मोटी सी बुक उठा लेते हैं, फिर उसमें पूरा का पूरा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। आपको हमेशा अपने आप को बांध के रखना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पढ़ना है किसी टॉपिक को। जितना उसका वेटेज है, जितना क्वेश्चन आ सकता है, जितना उसका मार्क्स है, उसी प्रोपोर्शन में ही अपना एनर्जी और टाइम उसमें इन्वेस्ट करना है। आशुतोष, अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि किस तरीके से उसे पढ़ना है। मगर आजकल जो है, आपने कोविड का जिक्र भी किया है, तो कोविड के समय से यूट्यूब का जो चलन है वो सबसे ज़्यादा एक तरीके से आने लगा है। यूट्यूब पर किस तरीके से लोग देख के उसे पढ़ते हैं, सिलेबस के बारे में खोजते हैं। जो टॉपर्स रहते हैं, अलग अलग जो टॉपर्स रहते हैं वो अलग अलग सजेशंस देते हैं, क्योंकि सबकी क्षमता अलग होती है। किसी को कोई बुक से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, किसी को किसी बुक दूसरे बुक से समझ में आता है। मगर ऐसे में जो स्टूडेंट्स पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब ये रहता है कि भाई आपने बुक तो प्रेफर कर ली, मगर आप उस बुक को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर पॉलिटी की बात करें, सब्जेक्ट वाइज बात करें, तो लोग सीधे यूट्यूब पर या इंटरनेट पर जो सजेशंस आते हैं उसमें एम लक्ष्मीकांत रेफ़र कर देते हैं, मगर उसका उतना पार्ट आपके सिलेबस में होता ही नहीं, और लोग टाइम वेस्ट करते हैं और लास्ट में जो रिज़ल्ट निकलता है वो 0 निकल जाता है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसमें सर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे जहाँ पे आपने बोला लक्ष्मीकांत, मैं लक्ष्मीकांत बुक का ही रेफरेंस देके बोलना चाहूँगा। लक्ष्मीकांत नो डाउट भगवत गीता है पॉलिटी की, सब लोग उसे पढ़ते हैं, चाहे यूपीएससी का एस्पिरेंट हो या सीजीपीएससी का, किसी भी स्टेट पीएससी का एस्पिरेंट हो। मैं अपने केस में कहना चाहूँगा कि मैंने उस बुक को पढ़ना तो शुरू किया जब मैं शुरुआत में स्टार्ट किया था, लेकिन मैं फंडामेंटल राइट्स तक बस पहुँचा, उसके बाद मैंने गिव अप कर दिया कि मुझे लगने लगा था कि उस बुक में बहुत वास्ट नॉलेज दिया है और मुझे इतना नॉलेज यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मेरा ज़्यादा एनर्जी उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, हो सकता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, दूसरे में ना दे पाऊँ। फिर मैंने जो यहाँ की बुक्स थी उससे ही रेफ़र किया और ज़्यादा फोकस किया कि मैं MCQ सॉल्व करूँ, क्योंकि MCQ जितना आपको सिखा सकता है कोई भी थ्योरी बुक आपको उतना नहीं सिखा पाता है। तो वही मैंने रेफ़र किया, और साथ ही पॉलिटी के लिए जो मेंस का जो वेटेज है, पॉलिटी और पब एड दोनों का मिला के 50 मार्क्स है, तो वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है। और अगर हम लक्ष्मीकांत पढ़ें तो बहुत ज़्यादा हम लोग को मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ जाता है। इसलिए मैंने ये कोशिश की कि मैं कंसाइज रखूँ अपना स्टडी, जितना मार्क्स उसका वेटेज है उतने में ही। जो स्टूडेंट सबसे पहले अगर बुक ले लेते हैं, उसके बाद कई होता है कि कई स्टूडेंट्स कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, मगर उसके बाद भी वो सही डायरेक्शन नहीं पाते। शायद कई बार ये होता है कि एक जो माहौल है वो नहीं मिल पाता, या फिर पढ़ाई का एक मन नहीं लग पाता। मगर कई बार स्टूडेंट्स प्री क्लियर कर लेते हैं, जैसे तैसे मेंस तक पहुंच जाते हैं, मगर गलत डायरेक्शन हो या फिर गलत बुक चुनने की वजह से कई बार ये होता है कि बुक्स में डेटा गलत दिए होते हैं और जिनकी जानकारी उन्हें नहीं होती है, और गलत डेटा से ही वो उस आंसर को टिक करके आ जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा देखा गया है कि कहीं किसी बुक में कोई बात लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है, अगर कोई पॉइंट गलत लिखा हुआ है उस पॉइंट से ही क्वेश्चन आ गया तो स्टूडेंट उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाता है। तो ऐसे में कौन कौन सी सब्जेक्ट की बुक हैं जो आप प्रेफर करेंगे, जो आपने इस्तेमाल की है स्टूडेंट्स के लिए, कि उन्हें सही डायरेक्शन मिल पाए? देखिए सर, जो मतलब किसी भी सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाएँ जो पूरा ऑल ओवर इंडिया जो चलती हैं, उन सभी बुक्स का थिकनेस ना बहुत ज़्यादा है। और मेरा ऐसा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है और सोचना भी है कि हमें CGPSC के लिए तो वो स्टैंडर्ड बुक्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ज्योग्राफी के लिए कई लोग माजिद हुसैन खरीद लेते हैं, मैंने भी खरीदी है, लेकिन मैं आज तक उसमें एक भी पेज नहीं पढ़ा हूँ। तो आप लोगों को सर इसमें मैं लोगों मतलब स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप जितना लिमिट हो सके, सबसे पहले एनालिसिस जो मैंने कहा है, एनालिसिस करिए, उस हिसाब से ही जितना वेटेज हर पेपर का है, हर सब्जेक्ट का है, उतना ही एनर्जी हमारे CGPSC के लिए जो बुक्स अवेलेबल हैं छत्तीसगढ़ में ही, उन्हीं बुक से ही सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। रही बात जो डेटा की, तो डेटा में जब आप हो सकता है किसी बुक में गलत छप जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक, ह्यूमन एरर हो जाता है, तो उस केस में जब आपका ये जो फ्रेंड सर्कल है वही आपको मदद करेगा कि सब लोगों को ही ज़रूरी नहीं है वो गलत गलत पढ़ रहे हों, कोई सही भी पढ़ सकता है। तो जब डेटा मिसमैच होता है, तो कॉन्ट्राडिक्शन में हम लोग सही की तरफ ही तलाश करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड डेटा होगा फिर हम लोग ढूंढते हैं। टेस्ट सीरीज़ से भी उस चीज़ को रेक्टिफाई किया जा सकता है। टेस्ट सीरीज़ में जैसे मान लीजिए मैंने GDP ग्रोथ 10% लिख दिया, लेकिन वो गलत था 8% ही, तो मुझे वहाँ पर से भी एनालिसिस करने मिलेगा और मैं अपने आप को करेक्ट कर पाऊँगा। इसलिए इसमें
एक ये पब्लिक सर्विसेज है, तो इससे पब्लिक से जुड़ के ही इससे तैयारी करने में बहुत आसानी मिलती है। लोगों से जुड़ेंगे तो आप वहीं से सीखेंगे। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो जिस चीज़ का जिक्र सबसे ज़्यादा होता है, ये है कि एक संस्थान पूरी तैयारी के दौरान कोई कोचिंग सेंटर या फिर कोई एक मेंटर कितना इम्पोर्टेंस रखता है? सर मेंटर हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। चंद्रगुप्त मौर्य को जैसे चाणक्य की ज़रूरत थी, वैसे ही हर एक पीएससी एस्पिरेंट को भी कोई मेंटर एक चाहिए ही चाहिए। मेरे केस में मेंटर यहाँ पे जो अरविंद सर थे, शिखा मैम थी, प्रवीण सर और जायसवाल सर, ये सारे के सारे टीचर्स मुझे गाइड करते रहते थे। और मेंटर आपको सर एक दिशा दिखाता है कि इस दिशा में ही आप चलिए, यही आपको लक्ष्य की ओर लेके जाएगा। लेकिन जो मेहनत है उस इंडिविजुअल एस्पिरेंट को ही करनी पड़ती है। कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी टीचर एक लिमिट तक ही आपको ना नॉलेज दे सकता है, आपके ऊपर मेहनत कर सकता है। फिर उसके बियॉन्ड वो एक स्टूडेंट ही है जो अपना मेहनत करके, अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करके ही बेटर रिजल्ट अपने लिए प्रोड्यूस कर सकता है। तो मेंटर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, और एक अच्छा मेंटर ही आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस देने में हेल्प कर सकता है। जब टेस्ट सीरीज़ की बात आती है और जब टेस्ट सीरीज़ का जिक्र होता है और बाकी तमाम तरह की तैयारी का जिक्र होता है, फिर इंटरव्यू तक बात जाती है और बाकी चीज़ें होती हैं, तो इन सब प्रोसेस के बीच में जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, तब आपने पर्सनली टीचर्स को इसे दिखाना ज़रूरी समझा, या फिर जो आप टेस्ट सीरीज़ अपने दोस्तों से शेयर करते थे या फिर उनसे बातचीत करते थे, तो जो आंसर की स्किल्स थी उसको सुधारने के लिए आपने सबसे ज़्यादा मेहनत कहाँ पे की थी? मेंस एग्ज़ाम जो है इस पूरे प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है। इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर हमें करना है, तो इसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मस्ट है। मैं इसमें ये करता था कि जब भी मैं आंसर लिखता था, उसको मैं सबसे पहले तो टीचर से चेक कराता था। फिर अगर कोई पॉइंट गलत लिखा है, लिखने का पैटर्न गलत है, तो मैं उसे मतलब सर मुझे ठीक करवा देते थे। और साथ ही साथ जब मेरे साथ साथ और भी स्टूडेंट्स जो हैं, मेरे क्लासमेट जो हैं, वो लोग भी टेस्ट सीरीज़ देते थे, उनके में भी कुछ प्रॉब्लम रहता था या वो अच्छा लिखे होते थे, तो जब हम दोनों को कॉपी वापस मिल जाती थी, तो हम लोग कॉल पे, वैसे तो कोविड पे सब घर पे ही थे, तो कॉल पे ही मैं डिस्कस कर लेता था, इस क्वेश्चन का आंसर मैं ये लिखा हूँ, आपने क्या लिखा है। तो दोनों शेयर करते थे उसको, फिर मेरी अच्छी चीज़ों को वो लेते थे और उनकी अच्छी चीज़ों को मैं ग्राफ करता था, और फिर नेक्स्ट टाइम हम बेटर इंप्रूव करके आंसर लिखते थे। इससे डेफिनेटली मुझे मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए हेल्प मिली। इंटरव्यू की तैयारी जो थी आपने कहाँ से की थी? क्योंकि मॉक इंटरव्यूज़ देने जाते हैं लोग, या इंटरव्यू की तैयारी जो थी पूरी प्रोसेस की, वो आपने कहाँ से की थी? इंटरव्यू के प्रिपरेशन सर, मॉक इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी एक प्रकार का टेस्ट सीरीज़ ही है जो प्री और मेंस का होता है वो। इसके लिए सर मैंने रविशंकर यूनिवर्सिटी से लिया है मॉक इंटरव्यू, विवेकानंद स्टडी सर्कल करके है, वहाँ से लिया, और कुछ कोचिंग संस्थान है वहाँ से भी मैंने मॉक इंटरव्यू दिया। टोटल 8 मॉक इंटरव्यू मैंने दिया। उससे मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया कि मैं फाइनल डे पे मैं क्या परफॉर्म करूँगा, और अलग अलग पैनल में मॉक देने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि सब लोगों ने मेरे अंदर अलग अलग कमियां निकाली, तो मैं ओवरऑल सबको अपने आप में इम्प्रूव कर करके एक बेटर पर्सन को वहाँ पे मैं फाइनली प्रोड्यूस कर पाया, दिखा पाया, तो जिससे डेफिनेटली मुझे 105 मार्क्स मिले हैं, जो कि एक बहुत अच्छा मार्क्स है, और मुझे डिप्टी कलेक्टर पद मिलने के लिए इम्पोर्टेंट था सर वो बहुत। जब आप इंटरव्यू देने पहुँचे, तब जो पैनल था उसके सवाल आपको कैसे लगे? सबसे ज़्यादा कठिन लगे, आसान लगे? जी सर। ये आपका क्या ओपिनियन था उसमें? इंटरव्यू के लिए सर मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत लोग इसे डर और हवा बना देते हैं कि इसमें आपको बहुत प्रेशर दिया जाता है, बहुत डराया धमकाया जाता है मेन इंटरव्यू में। मेरा एक्सपीरियंस और मेरे फ्रेंड्स का भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि वहाँ बहुत कूल माहौल रहता है सर, कोई प्रेशर देने की कोशिश नहीं करता है, तो आपको बस अपना बेस्ट जो है वो आपको वहाँ पे दिखाना है। मेरे केस में सुमानी सर का ही पैनल था, चेयरमैन सर का, 4 मेंबर थे टोटल, उनको मिला के। माहौल बहुत बढ़िया था, शांत था, सब मुस्कुरा रहे थे, मैं भी मुस्कुरा रहा था। सारे क्वेश्चन उन्होंने जो पूछे, मैंने 1-2 ही क्वेश्चन के सॉरी सर करके आंसर दिया, जो मुझे फैक्चुअल था, नहीं पता था। बाकी सारे क्वेश्चन उन्होंने मुझे बायोडाटा से पूछे, कुछ करंट अफेयर से पूछे, कुछ हिस्ट्री से पूछे, तो लगभग सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर अच्छे से दिए। 1-2 पॉइंट ऐसा आया जिसमें मैंने सोचा, वो बोलते हैं ना कि कोई एक पॉइंट मिलता है जहाँ पे आप छक्का मार दें, तो मेरे पास ऐसे 2 पॉइंट आए, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से अपना परफॉर्म किया, तो डेफिनेटली वो मुझे हेल्प किया सर अच्छा स्कोर करने में। जब भी इंटरव्यू की बात आती है तो लोग घबरा जाते हैं, एक जैसे आपने बताया कि कोई प्रेशर नहीं होता, बहुत फ्री रहता है माहौल, तो
ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, या इंटरव्यू के समय कई बार ये लोग होता है कि पैनिक कर जाते हैं, कोई छोटी गलती कर जाते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं वो करने से बचना चाहिए? इंटरव्यू के लिए सर सबसे पहले कुछ एक टिप्स मैं देना चाहूँगा। इंटरव्यू कोई नॉलेज टेस्ट नहीं होता है सर। नॉलेज आपने प्री में दिखाया, मेंस में दिखाया। मेंस क्रैक करना, सोचिए आप 1 लाख लोग प्री देते हैं, उनमें से फ़िल्टर हो के अभी 522 लोगों ने इंटरव्यू दिया, तो सिर्फ 1 लाख लोग से ज़्यादा प्री अपीयर किए, उसमें से 500 में पहुँचे, वो अपने आप में आप नॉलेजेबल हैं तभी पहुँचे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के लिए आप अपना बायोडाटा अच्छे से प्रिपेयर करें। आपकी हॉबी, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका फैमिली, आपका नाम, हर चीज़, उस पर आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उसको डेफिनेटली आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। और कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि बहुत डराते हैं, प्रेशर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इस चक्कर में स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं, उनके माथे पे पसीना आ जाता है, ज़बान थोड़ी सी लड़खड़ाती है, फ्लुएंटली आवाज़ नहीं निकलता है। ये एक माइनस पॉइंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, बिल्कुल भी लड़खड़ाए नहीं, झिझके नहीं। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, हम लोग सर्वज्ञानी नहीं हो सकते कि हमको सच में नहीं पता हो, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली 1-2 सेकंड सोचिए कि हाँ मुझे सच में याद आ रहा है, नहीं आ रहा है। और नहीं याद आ रहा है तो उसके 1-2 तरीके हैं। सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर मुझे इस बारे में जानकारी कम है। इस तरीके से आप पोलाइटली बोल के आप इन क्वेश्चंस को स्किप करके मतलब आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपके मार्क्स कटते नहीं हैं। कई लोगों का ये कहना है कि अगर मैं 20 सवाल मुझसे पूछे गए, मैं 5 के आंसर नहीं दिया, तो मेरे पर्सनालिटी पे एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा। बिल्कुल नहीं होता। नेगेटिव इफेक्ट सॉरी बोलने से कुछ भी नहीं होता है। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि जो आप बोल रहे हैं जेन्युइन हो, एकदम करेक्ट हो, और जो बोल दिए उसे आप डिफेंड कर पाएँ। और आप ऐसा कुछ बोल दिए विवादित चीज़ें, फिर उस पर क्रॉस क्वेश्चन हो गया और आप डिफेंड नहीं कर पाए, तो फिर वो वहाँ पे आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका ड्रेसिंग सेंस है और सिटिंग पोस्चर है और जो बोलने की चीज़ें हैं, जैसे कि आप अच्छा फॉर्मल पहने। गर्ल्स के लिए, मतलब जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए सलवार या फिर जो साड़ी पहनते हैं वो एक अच्छा चीज़ है। बॉयज़ के लिए शर्ट पैंट और ब्लेज़र के साथ या टाई के साथ, ये भी अच्छा ड्रेस कोड है। और ड्रेस भी आप ना, सब लोग सूट पहन रहे हैं करके ना पहने, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो पहने, जो आप पे सूट करता है वो पहने। आपके हेयर स्ट्रिम्ड होने चाहिए, बोलने में फ्लुएंसी होनी चाहिए, और ज़रूरत से ज़्यादा फैंसी चीज़ें ना पहने। और एक देख के लगना चाहिए कि हाँ ये कैंडिडेट अधिकारी की तरह दिख रहा है। ये चीज़ें वहाँ पे ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए। बस वही चीज़ें इंप्रेस करती हैं पैनल को और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। टॉपर्स के साथ एक सवाल सबसे ज़्यादा आता है, और ये सवाल तैयारी करते करते भी आता है, और जब आप टॉप कर लेते हैं, किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, तो भी आता है आपके पास। खुद आपके छोटे भाई बहन पूछेंगे, आसपास के दोस्त पूछेंगे, या फिर अड़ोसी पड़ोसी तो पूछते ही हैं सवाल को कि कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और कितने घंटे पढ़ाई करना ज़रूरी है। क्योंकि ये सवाल सबके मन में रहता है कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, या आपने कितने घंटों का टाइम दिया, दिन में आप कितने घंटे किस चीज़ को देते थे। ये एक लोगों के मन में सवाल रहता है, तो इसको आप किस तरीके से देखते थे? जी सर, ये कॉमन क्वेश्चन है, हर सक्सेसफुल कैंडिडेट से यही पूछा जाता है। आपके पास तक आया था कि नहीं सवाल? बिल्कुल आया सर। जैसे ही मैंने क्रैक किया तो तुरंत 5-10 मिनट में ही आ गया, और आज भी आ ही रहा है, 2 दिन हो गए। ये क्वेश्चन हमेशा सबको ही पूछा जाएगा। इस पे सर ये ना एक व्यर्थ का क्वेश्चन है। दिन में 24 घंटे रहते हैं, हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है अपने आप को तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए। 24 घंटे में से तो 15-20 घंटा पढ़ना डेली थ्रू आउट द ईयर इम्पॉसिबल है। मैं अपना शेयर करना चाहूँगा कि मैंने कैसे तैयारी की। सुबह मेरा यहाँ पे 10-10:30 बजे कोचिंग ख़त्म होता था, 11-11:30 बजे मैं घर पहुँचता था। फिर 12-1 बजे तक मैं लंच करके नालंदा परिसर से मैंने तैयारी की थी, वहाँ पर रह के मैं पढ़ता था, तो वहाँ चले जाता था। फिर रात को मैं 10 बजे तक वहाँ रहता था। तो इसका मतलब मैं ये नहीं है कि मैं अगर 1 बजे से पढ़ना चालू किया हूँ तो कंटिन्यूसली 10 बजे तक रात को पढ़ रहा हूँ। बीच में छोटे छोटे करके 2 घंटे 2.5 घंटे ब्रेक में लेता था। तो नॉर्मल डे जब कोचिंग चल रहे थे तब मैंने 7-8 घंटे पढ़ाई की। जब प्री पास आ गया, लास्ट मंथ था, तो मैंने अपने टाइम को ज़्यादा इन्वेस्ट करना चालू किया। मैं सुबह 6 बजे जाता था, बीच में 1-2 घंटा लंच करने और रेस्ट करने के लिए आता था, रात को 11 बजे तक रहता था। लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ता था। मैं क्लियर बोलना चाहूँगा, ये व्यर्थ का क्वेश्चन है कि 16-17 घंटा डेली पढ़ रहा था, ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। कुछ दिन मैंने 10-12 घंटे पढ़ाई की। मेंस के पहले भी मैं नॉर्मल ही पढ़ता था 7-8 घंटे। आखिरी के जो 8-10 दिन बचे थे उसमें मैंने कुछ दिन
उस 8-10 दिन में भी नहीं, कुछ दिन 14-15 घंटे तक स्ट्रेच किया अपने आप को, 2 या 3 दिन बस, ये मेरा मैक्सिमम था। इंटरव्यू के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, मॉक इंटरव्यू दीजिए, आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल है उससे डिस्कस करिए और डेफिनेटली आप क्रैक कर लेंगे। हालांकि आशुतोष आपने बताया कि आपका सेकेंड अटैम्प्ट था। जी सर। आपका सफ़र जो था वो कितना लंबा रहा है, कितने साल का ये सफ़र है? दूसरी चीज़, कई लोग आपसे भी मिले होंगे या आपके सीनियर्स रहे होंगे या फिर जो आपके साथ तैयारी कर रहे होंगे, वो पहले अटैम्प्ट में हार मान जाते हैं, प्री नहीं क्लियर हुआ या मीन्स क्लियर नहीं हुआ तो हार मान जाते हैं 2-3 अटैम्प्ट के बाद। तो ऐसे कई लोग मिलते हैं और ऐसे ही लोगों से अगर कोई संपर्क करता है या बातचीत करता है तो एक रहता है कि भाई जब उनका नहीं निकला इतने घंटे पढ़ने के बाद तो मेरा कैसे निकलेगा। ये सवाल स्टूडेंट्स के मन में सबसे ज़्यादा आता है और यही चीज़ शायद तक उन्हें पीछे खींच लेती है। मगर पहले अटैम्प्ट में नहीं होने के बाद, हालांकि आपने खुद बताया कि प्री भी नहीं निकला और उसके बाद फिर अब सेकंड अटैम्प्ट में जब पहुंचते हैं तब आपका सीधे इंटरव्यू तक सिलेक्शन हो जाता है। तो एक जो मोटिवेशन होता है वो किस चीज़ का होता है हमेशा? इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हमें जिस चीज़ को अचीव करना है उसमें सबसे पहले हमें जो गाइडेंस लेना चाहिए ना, वो जो सक्सेसफुल जो लोग हैं किसी भी फील्ड के हों उनसे पहले लेना चाहिए। वही सही दिशा दे सकता है कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। डूज़ एंड डोंट्स आपका किसी भी गोल की तरफ जो आपका जो मतलब टाइम इन्वेस्टमेंट होता है या आपका लक्ष्य रहता है, डूज़ एंड डोंट्स सब चीज़ों में बहुत ज़रूरी है। एक सक्सेसफुल कैंडिडेट आपको सारे डूज़ बताएगा, सारे डोंट्स भी बताएगा। कई बार ऐसा होता है कि एक बार में तो लोग वैसे जनरली इस एग्ज़ाम में निराश नहीं होते हैं, 2 बार 3 बार में जब निराश हो जाते हैं, सक्सेस नहीं मिल पाता है, तो वो लोग बाकी लोगों को भी डिमोटिवेट करना शुरू करते हैं। अरे मेरा नहीं हुआ यार, बहुत टफ है, ये एग्ज़ाम नहीं निकल सकता, तुम लोग भी छोड़ दो, दूसरा कुछ अल्टरनेटिव देख लो। ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, पीएससी का फुल फॉर्म पेशेंटली स्टडी कंटिन्यूसली। आप धैर्य रखिए, धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिए। जो जो गलतियां हैं, गलतियां रेक्टिफाई करना और उसे इम्प्रूव करना एक अच्छा हैबिट है और एक सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी है। अगर आप अपनी गलती को मान के उसे इम्प्रूव कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट टाइम में अच्छा मिलेगा। जैसे मैंने भी अपने केस में किया। फर्स्ट टाइम सर मेरा प्री नहीं निकलने का कारण ये था कि मैंने एकदम एग्जैक्ट जितना मुझे लग रहा था कि इतने में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने उतना ही अटैम्प्ट लिया प्री में। जबकि मैं और ज़्यादा क्वेश्चन जानता था, मैं और कर सकता था, लेकिन मैंने सेफ साइड में रिस्क नहीं लेने का फैसला किया उस एग्ज़ाम में। फिर उसका मुझे दुष्परिणाम भोगना पड़ा, मेरा प्री नहीं निकला। तो नेक्स्ट टाइम मैंने फिर समझ गया था कि मेरा अटैम्प्ट कम था, मैं और थोड़ा सा अटैम्प्ट बढ़ा सकता था, 5 क्वेश्चन में अटैम्प्ट बढ़ा लेता तो डेफिनेटली मैं सक्सेसफुल रहता। तो मैंने नेक्स्ट टाइम अटैम्प्ट बढ़ाया और मैंने प्री क्लियर किया और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ सर। जो छात्र आपको सुन रहे हैं, सबसे आखिरी सवाल है ये मेरा आपसे कि जो छात्र आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख के कहीं इंस्पायर होंगे, इस इंटरव्यू से इंस्पायर होंगे, आपको समझेंगे, आपकी बातों को कुछ सीरियसली लेंगे, कई जगहों पर जो गलतियां शायद आपने बताई या कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें शायद उन्हें भी सिमिलर लगे या वो भी इस तरह की गलती कर रही हो। इन सब चीज़ों के बाद जो एक लास्ट वर्ड आता है, एक लास्ट शब्द आना चाहिए, वो है सक्सेस मंत्र। इस पूरे चीज़ों को आप सक्सेस मंत्र में किस तरीके से बताएंगे? देखिए सर, हर इंसान अलग अलग है। सबका पढ़ने का तरीका, सोचने का तरीका, उसकी कैपेबिलिटी, उसके मतलब पॉजिटिव फैक्टर्स और नेगेटिव फैक्टर्स सबके अलग अलग हैं, इसलिए सबकी स्ट्रेटजी भी डिफरेंट है। तो मैं इस चीज़ को मैं जनरलाइज नहीं कर सकता कि सक्सेस का सिर्फ एक ही पाथ है, मंजिल एक है। पढ़ना है, धैर्य रखना है, डिटरमिन रहना है, ये तो क्वालिटी चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसे कि कुछ लोग रात को पढ़ना पसंद करते हैं, मैं रात को कभी नहीं पढ़ता। मैं 10 बजे मेरा हो जाता है, मैं 10:30-11 बजे तक सो जाता हूँ। आज भी, पहले भी, प्री के पहले भी, कभी भी मैंने मेंस में भी कोई रात भर जग के नहीं पढ़ा है। तो कुछ लोग जो है वो दिन को नहीं पढ़ते हैं, वो रात भर पढ़ते हैं। तो सक्सेस मंत्र को जनरलाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें आपके जो जर्नी है उसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को हर एक कैंडिडेट को, हर एक एस्पिरेंट को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डिसिप्लिन। आप अपने गोल के लिए एकदम डिसिप्लिन रहें। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पारिवारिक समारोह जो है, शादी वगैरह, ये सब आपको त्यागने पड़ेंगे। फ्रेंड्स का भी बर्थडे त्यागना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, त्यौहार वगैरह आपको त्यागना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया भी त्यागना पड़ेगा। त्यागना इन द सेंस ऐसा नहीं है कि पूरा कट जाए दुनिया से, मतलब एक लिमिट में करिए। जैसे दिन में आधा 1 घंटा ही फेसबुक व्हाट्सएप चलाइए। मैंने कभी बंद नहीं किया। मैं व्हाट्सएप तब भी चलाता था, फेसबुक तब भी चलाता था, पूरा मेंस रहते तक भी। मेंस के थोड़े दिन पहले बस मैंने बंद किया, बाकी मैं हर रोज़ व्हाट्सएप चलाता था, फेसबुक चलाता था। और अब डेली का आप टारगेट फिक्स कर लीजिए कि इतना घंटा मुझे पढ़ना है
उस पढ़ाई के बाद में आपको जो भी फ्री टाइम है, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। लेकिन फेसबुक में भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी करता था, बहुत सारे उसमें भी स्टडी वाले ग्रुप्स रहते हैं, पेजेस रहते हैं, उनको मैंने फॉलो कर लिए थे। तो मुझे वो न्यूज़ फीड मिलता था, कुछ MCQ रहते थे, कुछ क्वेश्चन रहते थे, कुछ नॉलेज रहता था, वो सब मेरे नॉलेज इन्हांस करते थे, जो मेंस में डेफिनेटली और इंटरव्यू में काम आया ही। और डिटर्मिनेशन भी ज़रूरी है, जब तक कि आप अचीव नहीं कर लेते हैं तो हार मत मानिए। कुछ लोग को क्या होता है, शुरू में तो जोश होता है, लेकिन आखिरी कभी पद मिल के बोलते हैं अब हो गया यार, अब नौकरी तो मिल गया, अब और फिर से पढ़ने का इतना मेहनत करने की इच्छा नहीं है, हिम्मत नहीं है। ऐसा नहीं करना है। ऐसे में आपकी तैयारी पहले ही रुक जाएगी और हो सकता है कि आप अंतिम पद पाएंगे और आपके फ्रेंड्स फिर से मेहनत करके आगे का डिप्टी कलेक्टर या DSP का पद उठा सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट, टाइम को आपको ना 24 घंटे को बराबर हर चीज़ में डिवाइड कर लेना है। आपको हेल्थ और बॉडी को भी मेंटेन करना है, क्योंकि आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो आप कितना भी पढ़ लें, जब डिलीवर करने का दिन आएगा वहाँ पे आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे बाहर का खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, हॉबी है वो मेरा। मैं डेली खाए बिना नहीं रह सकता, घर में कुछ भी रहे। लेकिन जब एग्ज़ाम पास आता था तो मैं 15 दिन पहले मैं बंद कर लेता था कि हेल्थ मुझे मेंटेन करना है। तो ऐसे सब डिसिप्लिन जो पीक आवर्स हैं, जो परफॉर्मेंस टाइम है, उसमें आपको लाने पड़ेंगे। तो एक ये हो गया। और स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क जो है सर, लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क करिए करिए करिए, लेकिन स्मार्ट वर्क क्या होता है ये किसी को पता नहीं चलता। और स्मार्ट वर्क जो है सबके लिए एक भी नहीं है। स्मार्ट वर्क हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। और स्मार्ट वर्क आप फर्स्ट डे से नहीं कर सकते। शुरुआत में आपको हार्ड वर्क ही करते रहना है। धीरे धीरे आप 2-3 महीने जब आप इन्वेस्ट करेंगे इस एग्ज़ाम की तैयारी में, डेफिनेटली आपको ना समझ में आना चालू होगा, अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो स्मार्ट वर्क आप उस प्रोसेस में सीख जाएंगे। कोई ऐसा गुरु मंत्र दे देगा कि अगले दिन से स्मार्ट वर्क स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो आप खुद सीखेंगे और उसे अप्लाई करेंगे। और स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क, तो मतलब स्मार्ट हार्ड वर्क करेंगे तो आपका जो ग्रोथ है, जो मार्क्स है, वो डेफिनेटली आपके अंदर दिखेगा, पर्सनालिटी में झलकेगा, नॉलेज में झलकेगा, जो आपको डेफिनेटली अपने बाकी कॉम्पिटिटर से ऊपर और अलग करेगा और आप अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। आशुतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक सही गाइडेंस देने के लिए, उन्हें एक रास्ता दिखाने के लिए, जो गलतियां आपने की उन्हें बताने के लिए कि ऐसी गलतियां आप ना करें। लगातार टूटेजा एकेडमी की तरफ से सीरीज़ हम लाते रहते हैं आपके लिए, जहां टॉपर से आपकी बात कराते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से टॉपर्स ने पढ़ाई की, क्या उनका सक्सेस मंत्र रहा और किस तरीके से उनका मोटिवेशन बना रहा। लगातार आपको इस सीरीज़ में और भी लोगों से मिलवाते रहेंगे।